Hello guys, this is Apurva presenting you the first chapter of class 8 science क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो दोस्तों, अभी हमने इसका फर्स्ट पार्ट पिछली वाली वीडियो में देखा था, तो अभी हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉगिंग। जो प्रोसेस होती है, जो सॉइल का जो प्रोसेस होता है, लूजनिंग एंड टर्निंग, आपको पता ही होगा, उसे प्लॉगिंग या टिलिंग कहते हैं, यानी हल चलाना। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो। ये एक प्लो से होता है, ये प्लो से यूज करके किया जा सकता है। प्लो का मतलब है हल। प्लोग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो प्लोग्स होता है वो एक तो लकड़ी का या लोहे का बना होता है। इफ़ द सॉइल इज़ ड्राई इट मे बी नीड वाटरिंग बिफोर द प्लोगिंग। अगर आपकी जो मिट्टी होती है वो अगर ड्राई है तो प्लोगिंग करने से पहले, हल चलाने से पहले उसे थोड़ा सा पानी देना पड़ेगा, गीली करनी होगी। द प्लोग्ड फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। जो वो आपने हल चलाया हुआ जो फील्ड है, मतलब खेती है, उसमें बिग बिग क्लम्प्स हो गए सॉइल में, उसे क्रम्स कहते हैं। तो क्रम्स का आप पिक्चर देख लो। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। ये ज़रूरी होता है, इस क्रम्स जो है इन्हें ब्रेक करना ज़रूरी होता है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज इरीगेशन। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विथ हेल्प ऑफ लेवलर। जो सॉइल का लेवलिंग होता है, जो खेती का लेवलिंग होता है, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, फ़ायदे की चीज़ होती है। किसके लिए? सोविंग के लिए, यानी बीज बोने के लिए और पानी डालने के लिए, इरीगेशन के लिए। और ये जो सॉइल का लेवलिंग होता है वो एक लेवलर की हेल्प से किया जा सकता है। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभार जो मैन्योर होता है वो सॉइल में ऐड किया जाता है बिफोर टिलिंग, हल चलाने से पहले। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल। इससे क्या होता है कि जो मैन्योर यानी खाद होता है, मैन्योर का मतलब खाद, वो सॉइल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। द सॉइल इज मॉइस्चर बिफोर सोइंग। जो सॉइल है उसे थोड़ा सा गीला किया जाता है। किससे पहले? बीज बोने से पहले। Agricultural implements. Before sowing the seeds, it is necessary to break these clumps to get better yield. इसका मतलब है कि जो क्रम्स होते हैं, क्लम्प्स यानी क्रम्स, उसको सोविंग करने से पहले ब्रेक किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटर यील्ड पाने के लिए। दिस इज डन विथ द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर प्लाउ, होल एंड कल्टीवेटर। ये बहुत अलग अलग तरीके के टूल्स से किया जाता है। उसमें जो मेनली यूज टूल्स होते हैं वो है प्लाउ, हो एंड कल्टीवेटर। प्लाउ यानी हल, मैं आपको उसका पिक्चर दिखाता हूँ। इसे प्लाउ कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं प्लो। Plow. This is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizer to the crops, removing the weeds, and turning the soil. This is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals, horses and camels. ये प्राचीन काल से यूज़ किया जा रहा है। किसके लिए? टिलिंग ऑफ सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर यानी खाद मिक्स करने के लिए, और रिमूविंग द वीड्स यानी मातम को निकालने के लिए, एंड टर्निंग द सॉइल। ये एक वुड का, लकड़ी का बना होता है, और ये किससे चलाया जा सकता है? एक पेयर ऑफ बुल्स, मतलब दो बुल्स यानी बैल से चलाया जा सकता है। और आप अदर एनिमल्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे हॉर्सेस एंड कैमल्स। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेर। आप देख लो, ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन मेड
प्लोशेयर है, देखिए इसे प्लोशेयर कहते हैं। इस द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज लॉन्ग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लो शाफ्ट। प्लो शाफ्ट इसे कहते हैं जो ये लॉन्ग लॉग ऑफ वुड है। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। देखिए एक हैंडल होता है, द अदर एंड इज अटैच्ड टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। जो अदर एंड होता है उसे बीम से जोड़ा जाता है, देखो इसे बीम कहते हैं, जो बैल की गर्दन पे डाला जाता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो। ये जो हल होता है वो एक बुल का यानी बैल का जोड़ी चला सकता है और एक इंसान, दोनों मिलके आसानी से इस प्लो को चला सकते हैं। द इंडाइजिनस वुड एंड प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नाउडेज। ये जो इंडाइजिनस वुडन प्लो यानी इंडाइजेशन यानी स्वदेशी, अपना खुद के देश का जो वुडन प्लो है वो अभी रिप्लेस किया जाता है, किससे? आयरन प्लो से आजकल। तो चलिए देखते हैं हो। इट इज अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ये एक सिंपल टूल है जिसका यूज़ वीड्स को रिमूव यानी मातम को रिमूव करने के लिए और सॉइल को ढीला करने के लिए। इट हैज़ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसे एक लॉन्ग रॉड होता है और जो वुड का बना होता है या लोहे का, वुड यानी लकड़ी। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। ये जो इसके एक स्ट्रॉन्ग और चौड़ा ब्रॉड और एक बेंड हुआ प्लेट इसे फिक्स्ड रहता है इसके एक एंड से। एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड, और ये एक ब्लेड की तरह वर्क करता है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, ये एनिमल्स से पुल होता है। देखो यहाँ एनिमल्स की नेक पे ये रखा जाता है, ये इसका हैंडल है, ये इसका ग्रिप है, इसका ये बेंड प्लेट है। तो चलिए हम कल्टीवेटर देखते हैं। Nowadays, ploughing is done by using a tractor driven cultivator. The use of cultivator saves the labor and time. ये जो आजकल है ना, ये कल्टीवेटर जो होता है ये एक ट्रैक्टर का बना होता है, इसके पीछे एक लगा होता है, इसे हो फ्लो टाइप लगा होता है। ये एक ड्राइवर चला सकता है और इससे टाइम और लेबर दोनों बचता है। तो दोस्तों अब देखते हैं पॉइंट 1.4 सोविंग यानी बीज बोना। सोविंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोविंग है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का, फसल उगाने का। बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। बीज बोने से पहले जो गुड क्वालिटी और क्लीन यानी अच्छी क्वालिटी का और साफ़ सुथरा हेल्दी सीड चूज़ किया जाता है। किस लिए? कि सोविंग अच्छा हमें यील्ड मिलने के लिए। फार्मर प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। ये जो फार्मर यानी किसान होता है वो इसे प्रेफर करता है इस सीड्स को। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा यील्ड मिलता है, अच्छी फसल मिलती है। सिलेक्शन ऑफ सीड्स। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड pour some वाटर ऑन देम। अभी ये पहेली क्या बोलती है कि एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि वो एक वेसल में कुछ ग्राम के सीड्स डाल रही थी और उसमें थोड़ा सा पानी डाला था उसने। उसके आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड फ्लोट ऑन वाटर। आई वंडर व्हाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। तो पहेली क्या बोलती है, कुछ देर के बाद वो जो सीड होता है वो फ्लोट करने तैरने लगता है, किस पे? पानी के ऊपर। तो उसे वो लगता है कि ये कैसे होता है, तो उसे आश्चर्य होता है। एक्टिविटी 1.1 टेक अ बीकर एंड fill half of it with water. Put a handful of wheat seeds and stir well. Wait for some time.
तो इस एक्टिविटी में हमें क्या किया करने को कहा है कि एक हमें बीकर लेना है, उसमें थोड़ा सा वाटर डालना है और उसमें हैंडफुल वीट यानी एक थोड़ा सा हाथ भर के वीट का सीड डालना है यानी गेहूँ का सीड डालना है और उसे अच्छे से मिक्स कर देना है और उसके बाद थोड़ी देर के लिए रुक जाना है। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर? वहाँ कोई सीड्स है क्या उस बीकर में जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं? वुड बी दोज लाइटर और हेवियर देन दोज विच सिंक? वो वो हल्के हो गए या भारी हो गए उससे जो पानी में डूब गए हैं। वाई वुड बी दे लाइटर? क्या लगता है आपको वो लाइटर क्यों है, हल्के क्यों है? डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड दस आर लाइटर देयर फोर दे फ्लोट ऑन वाटर। जो डैमेज्ड सीड होता है वो उसके अंदर हवा जाती है, हॉलो बनता है और उससे वो क्या होता है, लाइटर होता है, हल्का होता है और उसी वजह से वो पानी में तैरता है। देयर इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड एंड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन। यह एक अच्छी मेथड है किसके लिए? सेपरेटिंग गुड हेल्दी अच्छे तरीके के हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोविंग सीड्स। सोविंग के पहले एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, वो क्या है कि वो जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं सोविंग के लिए। तो सबसे पहला टूल है ट्रेडिशनल टूल। तो इसका हम पिक्चर देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का कुछ ये ट्रेडिशनल टूल होता है जो ऐसे ज़मीन में इधर से सीड डालने पर ज़मीन में सीड गड़ जाता है और ये बैल से खींचा जाता है। ट्रेडिशनल टूल, द टूल used for traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel। जो ये ट्रेडिशनल टूल है इसका शेप फनेल के जैसा होता है, आपको पता ही होगा। द सीड्स आर फिल्ड इनटू अ फनेल, ये जो सीड है उस फनेल में डाले जाते हैं। पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स, ये नीचे जाते हैं 2 और 3 पाइप से, 2 और 3 पाइप से नीचे जाते हैं जिसे शार्प एंड्स होते हैं। दिस एंड पेयर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। ये क्या करते हैं, ये पाइप्स उससे शार्प एंड होते हैं, इससे क्या होता है वो ज़मीन में छेद करता है और वो जो सीड होता है उसे ज़मीन में लगा देता है, बो देता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं सीड ड्रिल। ये सीड ड्रिल कुछ इस तरह का होता है। सीड ड्रिल नाउ डेज द ड्रिल सीड ड्रिल फिगर 1.2। देखिए अभी ऐसा एक ऐसे तरीके का वो जो सीड ड्रिल होता है इज़ यूज्ड फॉर सोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ये जो ट्रैक्टर्स होते हैं अभी हमने देखा था कल्टीवेटर, उस कल्टीवेटर के पीछे ये सीड ड्रिल लगाया जाता है। इस ये दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इससे क्या होता है कि ये एक यूनिफॉर्मली ये जो सीड होता है इक्वल यानी समान डिस्टेंस में और इक्वल डेप्थ यानी गहराई में बो देता है। इट इंश्योर्स दैट सीड गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग। इससे ये क्या करता है कि जब सीड बोया जाता है तो उसके ऊपर वो मिट्टी डाल देता है। दिस प्रोटेक्ट्स सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। इससे क्या होता है कि जो सीड होता है वो पंछी वो खा जाते हैं, इसलिए वो खा नहीं सकते उसकी वजह से। सोविंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। बीज बोना सीड ड्रिल से बहुत अच्छा और लेबर भी कम करता है और हमारा वक्त भी बचता है। तो अभी बूझों का क्या सवाल है देखते हैं। देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन अ स्मॉल बैग्स। वाई दे आर केप्ट लाइक दिस? तो बूझों का ये सवाल होता है ऐसी तरह का। तो देखिए पहेली क्या बोलती है उसका आंसर देती है। सीड ऑफ फ्यू प्लांट सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। वो क्या बोलती है, जो पैडी होता है उसका सीड सबसे पहले नर्सरी में ग्रो किया जाता है। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैन्युअली। जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें बाद में खेती में बोया जाता है यानी लगाया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स यानी जंगली पौधे और जो फ्लावरिंग यानी फूल के पौधे ऐसे इसी तरह नर्सरी में बोए बनाए जाते हैं। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants। ये जो अच्छी तरह का मतलब एक प्रॉपर डिस्टेंस होता है सीड्स में, इससे क्या
ऐसे करने से क्या होता है कि जो ओवर क्राउडिंग यानी ओवर क्राउडिंग होता है उससे प्लांट बचता है। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशियंट सनलाइट। इससे क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उसे सफिशियंट सनलाइट मिलता है, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और न्यूट्रिएंट्स और पानी अच्छी तरह से सफिशियंटली मिलता है। एट अ टाइम्स फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कभी कभार हमें जो वो प्लांट्स होते हैं वो निकालने पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि उसका ओवर क्राउडिंग कम करने के लिए। 1.5 Adding manure and fertilizers. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for healthy growth of plants are called manure and fertilizers. वो जो substances है जो soil में ऐड किए जाते हैं in the form of nutrients, nutrients के फॉर्म में किसके लिए? हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए, तो उन्हें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। मैन्योर यानी खाद, आपको मैंने बताया है। आई सॉ अभी अभी ये बूझो क्या कहता है? आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म इन आर नेबरिंग फार्म। द प्लांट्स वेर वीक, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। तो अभी बूझो क्या पूछ रहा है कि मैंने देखा था कि एक फार्म में जो क्रॉप्स होता है वो हेल्दी तरीके से ग्रो कर रहा है, पर मैंने अपनी नेबरिंग फार्म में देखा कि वहाँ के जो प्लांट्स थे वो वीक थे। तो उसे क्या सवाल पूछा कि वो क्यों वीक होते हैं? सम प्लांट्स वाई बेटर देन अदर्स, वो अच्छी तरीके से क्यों ग्रो करते हैं? Supplies mineral nutrients to the crops. Soil supplies mineral nutrients to the crops. These nutrients are essential for the growth of plants. जो मिट्टी होती है वो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स जो क्रॉप है उसको प्रोवाइड करती है, और ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्रॉप की ग्रोथ में इसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन अ सेम फील्ड। कुछ कुछ एरिया में ऐसा होता है कि जो फार्मर यानी किसान होता है वो एक के बाद एक क्रॉप लगाते ही जाता है, तो द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। तो उससे क्या होता है, जो खेती है वो कभी अनकल्टिवेटेड यानी उसमें वो कभी खुला नहीं रहता है। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। तो सोचो उस सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को क्या होता होगा। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। जो कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स होता है, लगातार क्रॉप्स लगाना, फसल उगाना, उससे क्या होता है सॉइल मिट्टी जो अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट्स में से भरी होती है वो उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। Therefore, farmers had to add manure to the fields to replenish the soil with the nutrients. इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं, वो खाद डालते हैं फिर खेती में। उससे क्या होता है, जो सॉइल है वो उसके न्यूट्रिएंट्स उसे वापस मिल जाते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इसी प्रोसेस को हम मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। तो अभी हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया यहाँ पर। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। अगर हमने अच्छी तरीके से मैन्योर नहीं डाला या सॉइल को पुअरली न्यूट्रिएंट से भरा रखा तो उससे क्या होता है, प्लांट्स वीक ग्रो करते हैं, वो अच्छे नहीं ग्रो करते। इससे हमें जो फसल होती है वो अच्छी भी नहीं यील्ड करती। Manure is an inorganic substance obtained from the decomposition of plants and animal waste. ये जो खाद यानी मैन्योर, ये जो एक ऑर्गेनिक वेस्ट सब्सटेंस है, ये किससे मिलता है? डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। ये जो डिकम्पोजिशन होता है किसका? प्लांट्स और एनिमल वेस्ट यानी डेड प्लांट्स और एनिमल का जो विष्ठा होती है उससे उसको डिकम्पोज करके उसको सड़ जाता है और उससे प्लांट्स को मैन्योर मिल जाता है। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। खेती करने वाला यानी जो किसान होता है वो प्लांट और एनिमल वेस्ट को क्या करता है, एक पिट में, ओपन प्लेस में, कहीं तरह किसी किसी जगह पे डंप कर देता है, और
उसे क्या होने देता है, डिकम्पोज, यानी उसे सड़ने देता है। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये जो डिकम्पोजिशन है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो जाता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, ये जो डिकम्पोज्ड मैटर होता है ये एक ऑर्गेनिक मैटर के की तरह यूज किया जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6, हमने पढ़ा था क्लास 6 में अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग। अभी यहाँ पर ऑर्गेनिक मैन्योर यानी जैविक खाद। तो दोस्तों देखते हैं एक्टिविटी 1.2, टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। अभी मूंग या ग्राम सीड्स ले लो और उसे जर्मिनेट कर लो। सिलेक्ट 3 इक्वल साइज्ड सीडलिंग्स, एक सेम साइज के सीडलिंग्स ले लो, प्लांट्स ले लो। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स, सेम साइज के हमें कुछ वेसल्स लेना है या ग्लास लेना है। मार्क देम ए बी एंड सी, उन्हें ए बी या सी इस तरह से मार्क कर लो। टू ग्लास ए एड अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विथ लिटिल काउ डंग मैन्योर। तो ए वाला जो ग्लास है उसमें हमें क्या करना है कि थोड़ा सा गाय का जो डंग होता है वो उसमें मिक्स कर देना है। और बी वाले ग्लास में सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन द बी ग्लास, पुट सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विथ अ लिटिल यूरिया। और बी ग्लास में क्या करना है, सेम अमाउंट ऑफ सॉइल, उतनी ही सॉइल में सिर्फ थोड़ा सा यूरिया डालना है। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग। अभी सी वाला जो ग्लास है उसमें क्या करना है, सेम अमाउंट की मिट्टी डालनी है पर कुछ बाकी का डालना नहीं है, मैन्योर या यूरिया कुछ नहीं डालना। नाउ पुअर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट सीडलिंग्स इन देम। अभी क्या करना है, उसमें सेम अमाउंट का वाटर यानी सही मात्रा में पानी डालना है और उसमें अपना सीडलिंग है जो लगा देना है। कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली, उन्हें एक सेफ प्लेस में रख दो और उन्हें डेली वाटर करना। आफ्टर 7 to 10 days आफ्टर देयर ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, 7 और 10 दिन के बाद उनकी ग्रोथ ऑब्जर्व करना। तो देखिए इस तरह से हमें 3 ग्लासेस लेने हैं। डिड द प्लांट्स इन ऑल ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस विच, तो इधर क्वेश्चन क्या है, तो ये जो उसमें जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वो सेम साइज में है क्या। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, कौन सा जो ग्लास है उसमें ज़्यादा ग्रोथ हुई है प्लांट्स में। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टर, उसमें फास्टेस्ट, मतलब जो 3 ग्लास है उनमें से कौन सा सीडलिंग सबसे फास्ट ग्रो किया है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइजर्स होते हैं एक टाइप का केमिकल होता है, वो एक पर्टिकुलर यानी एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट में बहुत ज़्यादा रिच होता है, बहुत ज़्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, अभी ये जो फर्टिलाइजर्स है वो खाद से डिफरेंट कैसे है। तो फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स क्या है, फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। पर हम तो खाद पिट्स में भी बना सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं। Some examples of fertilizers are urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash, NPK, उसका फुल फॉर्म है नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, ये सभी टाइप फर्टिलाइजर्स के हैं। The use of fertilizers had helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. तो ये फर्टिलाइजर्स के यूज़ से क्या होता है कि जो फार्मर है उन्हें क्रॉप्स का बेटर यील्ड मिलता है, जैसे कि गेहूँ, पैडी एंड मेज। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैड मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, जो ज़्यादा मात्रा में अगर हम फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं तो उससे सॉइल क्या होती है, लेस फर्टाइल होती है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ये जो फर्टिलाइजर्स है वो वाटर पोल्यूशन को भी सोर्स बन गया है अभी। Therefore, in order to maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leaf filled uncultivated
in between two crops. अगर हमें सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करनी होगी तो हमें सबसे पहले ये जो फर्टिलाइजर्स है उसको ऑर्गेनिक मैन्योर या फिर उस फील्ड को हमें अनकल्टिवेटेड रखना होगा, टू क्रॉप्स के बीच में थोड़ी देर अनकल्टिवेटेड रखना होगा. The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. जो मैन्योर का यूज़ होता है उससे क्या होता है, सॉइल का टेक्सचर भी अच्छी तरह से होता है और उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी यानी पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी अच्छी बनती है, ज़्यादा बनती है. इट रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स. इससे क्या होता है, सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसे वापस मिल जाता है. Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. एक अनादर मेथड है, अलग मेथड है. अगर आपको सॉइल को रिप्लेनिश करना है न्यूट्रिएंट से वापस तो हमें क्रॉप रोटेशन करना होगा. दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली. ये तब हो सकता है जब हम अलग अलग क्रॉप्स अल्टरनेटली लगाएं. अर्लियर फार्मर्स इन द नॉर्थ इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूमिस एज अ फॉडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन. प्राचीन काल में जो पहले जो फार्मर्स थे यानी किसान, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो किसान थे वो क्या करते थे कि पहले सीजन में लेग्यूमिस एज अ फॉडर लगाते थे और वीट यानी गेहूँ अगले सीजन में लगाते थे. दिस हेल्प इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विथ नाइट्रोजन. इससे क्या होता था कि सॉइल का जो नाइट्रोजन था वो उसे वापस मिलता था. कि फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस. किसान को इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने के लिए एनकरेज किया जाता था. इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया. These are present in the nodules of the roots of leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen. हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये प्लांट के लेग्यूमिस प्लांट के रूट्स के नोडुल्स में होता है. उससे वो क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है मिट्टी में, जिससे क्या होता है, मिट्टी का जो नाइट्रोजन है वो बढ़ जाता है. तो दोस्तों चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन अ फर्टिलाइज़र एंड अ मैन्योर. पहले फर्टिलाइज़र देखते हैं. फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट. जो फर्टिलाइज़र है ये मैन मेड है और ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट है. मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट्स रेसिड्यूज. ये जो मैन्योर है ये नेचुरल सब्सटेंस है और ये प्लांट रेसिड्यूज या कैटल डंग के डिकम्पोजिशन से ऑब्टेन किया जा सकता है. फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. फर्टिलाइज़र ये फैक्ट्रीज में बनाया जाता है. मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स. ये मैन्योर है ये हम खेती में भी बना सकते हैं. फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल. जो फर्टिलाइज़र है ये सॉइल को किसी भी तरह का ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता. मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल. मैन्योर होता है ये सॉइल को बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस देता है. फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. जो फर्टिलाइजर्स है ये सबसे ज़्यादा प्लांट न्यूट्रिएंट्स से रिच होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. जो मैन्योर है वो थोड़ा सा कम लेस रिच होता है किसमें, प्लांट न्यूट्रिएंट्स में. टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर. अभी हमने जो टेबल देखा उसमें हमने फर्टिलाइजर और मैन्योर का डिफरेंस देखा. तो अभी हम देखने जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर. द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर. दिस इज बिकॉज ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो फर्टिलाइजर से ज़्यादा बेटर है. क्यों? क्योंकि इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. इससे क्या होता है कि जो मिट्टी का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है बढ़ता है. इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम्स ईजिली. इससे क्या होता है कि सॉइल पोरस बनती है और उससे क्या होता है कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो ईजिली हो जाता है. उससे प्लांट्स को ईजिली नाइट्रोजन मिल जाता है. इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स. इससे क्या होता है, जो माइक्रोब्स होते हैं फ्रेंडली माइक्रोब्स उसका नंबर इंक्रीज होता है. इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल. इससे क्या होता है कि सॉइल का जो टेक्सचर है वो अच्छी तरीके से रहता है.
तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं 1.6 इरिगेशन। इरिगेशन यानी पानी देना। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। सभी लिविंग बींग्स को वाटर चाहिए होता है। किसके लिए? लिव करने के लिए। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो पानी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। पानी वो जो पौधे के रूट से एब्जॉर्ब किया जाता है। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। पानी के साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब होते हैं। प्लांट्स कंटेन्स नियरली 90% वाटर। ये जो प्लांट्स है वो पूरा नियरली 90% वाटर का ही बना होता है। वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। जो वाटर इसेंशियल क्यों है? क्योंकि जो सीड का जो जर्मिनेशन है वो ड्राई कंडीशंस में होता नहीं है, उसे थोड़ा सा मॉइस्चर लगता है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट। न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं ईच पार्ट ऑफ प्लांट पे। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बीइंग फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। ये जो होता है वाटर क्या करता है कि क्रॉप्स को फ्रोस्ट या हॉट एयर करंट से ख़राब नहीं होने देता है, प्रोटेक्ट करता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। अगर हमें क्रॉप हेल्दी क्रॉप चाहिए और उसका ग्रोथ हेल्दी होना चाहिए तो हमें क्रॉप्स को रेगुलरली वाटर करना होगा। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। पानी का जो सप्लाई फसल को होता है वो रेगुलर इंटरवल्स में अगर दिया जाता है तो उसे इरिगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। जो टाइम और फ्रीक्वेंसी इरिगेशन का जो होता है वो हर क्रॉप से अलग होता है। सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन, और हर मिट्टी और सीजन से अलग अलग होता है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज हायर। वाई इट इज़ सो? अभी देखो जो समर में होता है वाटर का फ्रीक्वेंसी हायर रहता है। क्यों? क्योंकि कुड इट कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स। आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है कि जो इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लीव्स वो बढ़ गया है क्या? इवेपोरेशन रेट। यस, यही है इसका आंसर। इसलिए हमें समर सीजन में वाटर ज़्यादा देना पड़ता है। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। अब मैं बूझो क्या बोल रहा है अभी कि मैं इस समर बहुत केयरफुल हूँ। क्यों? वाटरिंग ऑफ प्लांट्स। क्योंकि लास्ट समर पिछले वाले समर में मेरा जो प्लांट्स था वो ड्राइड और मर गया था। अभी हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन फॉर वाटर आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड डैम्स। वो वाटर का जो सोर्सेस है वो एक तो वेल्स है, ट्यूबवेल्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, रिवर्स है, डैम्स है और कैनल्स है। अभी हम देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स, कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय different methods in different region for taking it to the field। ये जो वाटर अवेलेबल है वेल्स में, लेक्स में, ये लिफ्ट किया जाता है ऊपर। किससे? डिफरेंट मेथड्स जैसे, और डिफरेंट रीजन में डिफरेंट होता है, वो अलग अलग होता है। किसके लिए? तो पानी फील्ड खेती को देने के लिए। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दी मेथड्स। कैटल या ह्यूमन यानी इंसान का लेबर यूज किया जाता है इस मेथड में। सो दिस मेथड्स आर चीपर बट लेस इफिशिएंट। ये सबसे सस्ती है पर इफिशिएंट कम है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट, पुली सिस्टम, चेन पंप। ये जो ट्रेडिशनल मेथड है वो दो ट्रेडिशनल मेथड हम देखते हैं पहले, मोट, पुली सिस्टम एंड चेन पंप। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह का ये मोट होता है और इस ये पुली सिस्टम के टाइप चलता है। और जो चेन पंप होता है वो इस टाइप का होता है। इस तरह से बाल्टी से पानी निकाला जाता है, बाल्टी ऐसे नीचे जाती है और पानी निकालती है। तो दोस्तों अभी हमने मोट और चेन पंप देख लिया, तो अभी हम देखते हैं
डेखली एंड राहत लीवर सिस्टम। तो इस तरह का ये डेखली होता है, ये लीवर सिस्टम से वर्क करता है ये, और ये इस तरह का राहत होता है, ये बेल से खींचा जाता है। देखिए ये राइट चेन पम्प के जैसा ही थोड़ा सा वर्क दिखता है इसका वर्क। पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। ये जो पम्प्स है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज किए जाते हैं वाटर को लिफ्ट करने के लिए। डीजल, बायोगैस एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दिस पम्प्स। डीजल, बायोगैस और ये जो बिजली होती है ये, और सोलर एनर्जी, ये सभी एनर्जी इस सारे पंप्स को रन करने के लिए यूज की जाती है। दोस्तों अभी हम देखेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। जो ये जो मॉडर्न मेथड है इरिगेशन का, इससे क्या होता है, वाटर हम इकोनॉमिकली यूज़ कर सकते हैं। द मेन मेथड्स आर यूज्ड एज फॉलोज। अभी हम सबसे पहला देखते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेर सफिशियंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। ये सिस्टम उस टाइप के लैंड में यूज की जाती है जहाँ जो वाटर का जो अवेलेबिलिटी होता है वो सफिशियंट नहीं होता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइप एट रेगुलर इंटरवल्स। ये जो परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं आपको मैं दिखाता हूँ, तो उसको उसको रोटेटिंग नोजल्स होते हैं उसके टॉप पर, जिससे क्या होता है कि पानी ऐसा रेन के जैसा गिरता है, और ये मेन पाइपलाइन को जॉइन किए जाते हैं और उसमें रेगुलर इंटरवल्स में पानी दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों कुछ इस टाइप का स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। ये मेन पाइप को यहाँ से कनेक्ट होते हैं और इसको ऊपर नोजल्स होते हैं रोटेटिंग, जिससे क्या होता है यहाँ से पानी आने के बाद ये बारिश की तरह उस प्लांट पे गिरता है। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, ये जो वाटर है वो मेन पाइप से प्रेशर से वो पंप से जाता है, तो उससे क्या होता है वो वाटर रोटेटिंग नोजल से एस्केप होता है और इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इट इज़ रेनिंग। मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे स्प्रिंकल होता है जैसे उधर बारिश हो रही हो। स्प्रिंकलिंग इज़ यूजफुल फॉर लॉन्स। ये जो स्प्रिंकलिंग है लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन और सेवरल अदर क्रॉप्स, अदर किसी फसलों के लिए यूजफुल होता है। दोस्तों अभी हम देखते हैं ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इस सिस्टम में क्या होता है, जो वाटर है वो डायरेक्टली रूट्स के ऊपर गिर जाता है। हमने पिछली वाली जो देखा था वो स्प्रिंकलर थी, वो पूरे प्लांट पे वाटर गिरता था, पर इसमें डायरेक्टली रूट पे वाटर गिर जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए उसे ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है किसके लिए, वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट्स एंड गार्डन्स एंड ट्रीज। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। इससे क्या होता है पानी जो है बिल्कुल किसी भी तरह से वेस्ट नहीं होता है। इट इज़ अ बून इन रीजन वेर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। ये उस रीजन में यूज़ किया जाता है जिधर वाटर की अवेलेबिलिटी सबसे पुअर है, बहुत ज़्यादा पुअर है। तो देखिए दोस्तों कुछ इस टाइप का जो ड्रिप सिस्टम होता है, इस पाइप से जाता है और इस पाइप से डायरेक्टली उस पे रूट पे पानी गिर जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप। और स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता था कि उसके ऊपर से बारिश की तरह पानी गिरता था, पर इससे क्या होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी उसके रूट पे गिर जाता है। दोस्तों अभी हमने देखा था इरिगेशन, अब हम देखेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। Pahili and Bujo went to nearby wheat field and saw there were some other plants in the field growing along with wheat plants. पहली एंड बूजो ये दोनों एक व्हीट के फील्ड में गए थे, खेती में गए थे, तो उन्होंने उधर क्या देखा कि कुछ अदर अलग प्लांट्स भी ग्रो कर रहे थे, किसके साथ, व्हीट प्लांट्स के साथ। तो बूजो का क्या क्वेश्चन है कि हैव दिस अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली। तो उसे क्या लगता है कि उसे क्वेश्चन पड़ता है कि क्या क्या ये किसान ने ही लगाए हैं पर्पसली ये प्लांट्स। तो ऐसा नहीं है। इन द फील्ड many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. ये जो फील्ड है उसके साथ कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स भी ग्रो करते हैं नेचुरली,
उसे कोई बो नहीं करता, उसे कोई बोता नहीं है, वो नेचुरली ग्रो करते हैं। और उस अनडिजायरेबल प्लांट्स को क्या कहते हैं? वीड्स। अभी दोस्तों ये वीड्स का मतलब है मातम। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। ये जो वीड का रिमूविंग का प्रोसेस होता है उसे वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for nutrients, वाटर, स्पेस एंड लाइट। ये जो वीड्स होते हैं इनको निकालना इतना नेसेसरी होता है क्योंकि अगर वो क्या करते हैं, वो हमारे क्रॉप्स के साथ कम्पीट करते हैं। किस बात के लिए? कि वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। पानी, न्यूट्रिएंट्स, जगह और लाइट। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। उससे क्या होता है? हमारे क्रॉप का ग्रोथ अफेक्ट होता है। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर प्लांट, फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। कुछ वीड्स ऐसे भी होते हैं जो हार्वेस्टिंग के समय इंटरफेयर करते हैं और वो पॉइजनस भी हो सकते हैं। किस बात के लिए? किसके लिए? एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के लिए। फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर्स क्या करते हैं? कुछ वेज अडॉप्ट कर लेते हैं। किस बात के लिए? वीड्स रिमूव करने के लिए और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन uprooting एंड किलिंग ऑफ weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. तो टिलिंग यानी हल चलाने से क्या होता है? ये जो सोविंग यानी सोविंग से पहले अगर हम हल चलाए तो वो क्या होता है? वो वीड्स होता है उनको अपरूटिंग यानी वो उखड़ जाते हैं और वो मर जाते हैं और उसके बाद वो ड्राई होके सॉइल में मिक्स्ड हो जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। द बेस्ट टाइम, वो जो बेस्ट टाइम है किसके लिए? रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। जो बेस्ट टाइम है वो क्या है? कि अगर वो वीड्स फ्लावर्स और सीड्स बनने से पहले निकाल दिया जाए तो वो उसका बेस्ट टाइम है रिमूवल के लिए। द मैनुअल रिमूवल includes physical removal of weeds by uprooting and cutting them close to the ground from time to time. जो मैनुअल रिमूवल होता है वो फिजिकल रिमूवल होता है। किसका? वीड्स का। वो क्या होता है कि अपरूटिंग यानी उसको उखाड़ देना या तो उसको ज़मीन से एकदम क्लोज टू क्लोज कट कर देना टाइम टू टाइम। दिस इज डन विथ हेल्प ऑफ अ खुरपी। ये जो खुरपी होता है उसकी हेल्प से किया जा सकता है। अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। ये जो सीड ड्रिल होता है हमने देखा था फिगर 1.2b, तो वो भी अब वीड्स को अपरूट करने के लिए यूज किया जा सकता है। वीड्स आर कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। ये जो वीड्स है वो वेरियस केमिकल से कंट्रोल किया जा सकता है और उन्हें क्या कहते हैं? वीडिसाइड्स। जैसे कि 2,4-D, ये कुछ टाइप के वीडिसाइड्स है। दीज आर स्प्रेड ऑन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। ये क्या होता है? ये स्प्रे किए जाते हैं फील्ड्स को। किसके लिए? टू किल द वीड्स, वीड्स को मारने के लिए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। ये क्रॉप्स को कोई डैमेज नहीं करते। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर्ड एंड स्प्रे इन द फील्ड्स विथ स्प्रेयर। ये वीडिसाइड्स है ये वाटर से डाइल्यूट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी रिक्वायर एक्सटेंड करने के लिए और उसको वीट फील्ड्स में स्प्रे करने के लिए। और वो किससे स्प्रे किया जा सकता है? वो एक स्प्रेयर से स्प्रे किया जा सकता है। तो देखिए इस तरह फार्मर अपने क्रॉप को वीडिसाइड स्प्रे करता है। तो बूझो का एक क्वेश्चन है, डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रेयर? तो बूझो का क्या क्वेश्चन है कि ये जो स्प्रेयर होता है, ये जो फार्मर होता है, ये स्प्रेयर से उस वीडिसाइड को स्प्रे करता है तो उसके हैंड पर उसका कुछ इफेक्ट होता है क्या? उसका ऐसा क्वेश्चन है, तो देखते हैं। एज ऑलरेडी मैंशन द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन। हमने देखा था कि वीडिसाइड स्प्रे कब किए जाते हैं? जब वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। किसके पहले? बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, उसका फूल और सीड फॉर्मेशन बनने से पहले। स्प्रेइंग ऑफ वीड्स में अफेक्ट हेल्थ ऑफ फार्मर्स। ये जो स्प्रेइंग ऑफ वीड्स है उससे फार्मर्स की हेल्थ अफेक्ट होती है, यानी हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। इससे उसकी हेल्थ अफेक्ट होती है।
सो दे शुड यूज़ केमिकल्स वेरी केयरफुली। सो इसलिए किसानों को वो जो केमिकल्स है केयरफुली यूज़ करने चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स। उन्हें अपने माउथ या नोज को पूरी तरह से एक क्लॉथ से ढक देना चाहिए। कब? स्प्रेइंग के समय। तो अभी हम देखते हैं पॉइंट नंबर 1.8 हार्वेस्टिंग। अभी आपको ये थोड़ा वीडियो लंबा लगेगा पर ये हमारा लास्ट पार्ट है। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज इम्पॉर्टेंट टास्क। ये जो क्रॉप का हार्वेस्टिंग है ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जो क्रॉप का कटिंग होता है किसके बाद? मैच्योर होने के बाद उसे हार्वेस्टिंग कहा जाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट। एक तो हार्वेस्टिंग में क्रॉप्स को उखाड़ लिया जाता है और कट क्लोज टू द ग्राउंड, या फिर उसे ग्राउंड से क्लोजली कट किया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। उसे 3 से 4 महीने लगते हैं एक सीरियल क्रॉप को मैच्योर होने में। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ ईदर डन मैन्युअली बाय सिकल। ये जो हार्वेस्टिंग होती है ये हमारी कंट्री में एक तो मैन्युअली होती है, किससे? सिकल से। यहाँ आप देख सकते हो इस तरह का ये जो सिकल होता है। और बाय मशीन, मशीन से होता है, और हाथ मैन्युअली भी होता है। तो मशीन से ऑटोमेटिक होता है और उस मशीन को क्या कहते हैं? हार्वेस्टर। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द chaff. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ये जो वो उसके ग्रेन और चाफ से सेपरेट किया जाना चाहिए और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज़ इन फैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। और ये एक मशीन से किया जाता है, उसे कंबाइन कहते हैं। ये मशीन क्या करती है? दोनों भी काम करती है, हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। तो देखिए दोस्तों, पहेली को क्या क्वेश्चन पढ़ता है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर बर्न बाय फार्मर्स। ये जो किसान होते हैं वो जो स्टब्स होते हैं खेती में लेफ्ट हुए तो वो उन्हें जला देते हैं। तो पहेली इज वरीड, शी नोज दैट इट कॉजेस पोल्यूशन। तो पहेली उससे वरी हो गई है क्योंकि उसे पता है कि उससे पोल्यूशन होता है, जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड। इससे क्या होता है कि वो लाइंग जो क्रॉप्स है जो फील्ड में लाइंग पड़ रहा है उसे भी फायर कैच हो सकती है और उसे डैमेज भी कर सकता है। फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोविंग। तो हमने देखा था कि ये कंबाइन मशीन से सेपरेट किया जाता है चाफ एंड ग्रेन। तो जो फार्मर है जिनकी बड़ी छोटी खेती वाले जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं? विनोविंग यूज़ करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन दिस इन क्लास 6। हमने क्लास 6 में स्टडी किया था। अभी हम देखेंगे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में। आफ्टर 3 to 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ हार्वेस्ट। जो 3-4 महीने के बाद जो हार्ड वर्क किया था किसानों ने उसका डे आता है हार्वेस्ट का। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स। ये जो खेती में जो क्रॉप होता है उसका गोल्डन साइड उनके आंखों पर पड़ता है। लैडन विथ ग्रेन, उससे ग्रेन से भरा हुआ। फील्स द हार्ट ऑफ द फार्मर विथ जॉय एंड सेंस ऑफ वेलबींग। उससे क्या होता है? जो किसानों का हार्ट है वो जॉय से फील होता है और सेंस ऑफ वेलबींग बन जाता है। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव बॉर्न फ्रूट। जो पास्ट सीजन का जो एफर्ट है उनका जो उससे क्या उसका जो क्या होता है उसका फल मिलता है उन्हें। एंड इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय अ लिटल। और ये यही टाइम है उनके लिए रिलैक्स करने के लिए और एन्जॉय अ लिटल। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस द ग्रेट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। यही पीरियड इंडिया में ग्रेट जॉय और हैप्पीनेस के लिए माना जाता है। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विथ ग्रेट इंथुइज्म। ये जो मैन और वुमेन होते हैं ये इसे ग्रेट इंथुइज्म के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इंथुइज्म का मतलब मैं आपको बताता हूँ। इंथुइज्म का मतलब है उत्साह, बहुत ज़्यादा उत्साह से। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नाबन्या एंड बिहू। ये जो स्पेशल फेस्टिवल्स होते हैं ये इससे ही एसोसिएटेड होते हैं, इससे ही
ज्वाइन होते हैं और ये हार्वेस्ट सीजन में किए जाते हैं। और कौन से हैं हम देखते हैं, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नाबंदे, बिहू। तो चलिए देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट, स्टोरेज 1.9 स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। अभी ये जो स्टोरेज है, हमने जो प्रोड्यूस किया है वो इम्पॉर्टेंट टास्क है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स है, अगर हमें ज़्यादा टाइम के लिए रखने होंगे तो हमें ये मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर रखने होंगे। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मॉइस्चर मोर। ये जो हार्वेस्टेड ग्रेन होते हैं उसे सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर हमने फ्रेशली हार्वेस्टेड, अभी अभी हार्वेस्टेड किए हुए ग्रेन्स अगर हमने वैसे ही स्टोर कर दिए तो विदाउट ड्राइंग के, सो दे मे गेट स्पॉइल एंड अटैक बाय ऑर्गेनिजम्स। और उससे क्या होता है कि वो स्पॉइल्ड होते हैं और अटैक बाय ऑर्गेनिजम्स, उससे ऑर्गेनिज्म अटैक कर देते हैं, मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ एंड फॉर जर्मिनेशन। और उससे क्या होता है कि वो यूज़ के लिए अनफिट होते हैं और जर्मिनेशन के लिए भी। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce moisture in them. तो इसलिए क्या किए फार्मर्स क्या करते हैं, वो ग्रेन्स को प्रॉपरली ड्राई करते हैं सन में, और फिर उससे क्या होता है, उनका जो मॉइस्चर होता है वो कम हो जाता है। इससे इससे क्या होता है कि दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। तो इससे क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया और फंगी है, उनका अटैक का चांसेस कम हो जाता है। I saw my mother putting some dried neem leaves in an iron drum containing wheat. I wonder why. तो पहले को ये क्वेश्चन लगता है कि मैंने अपनी माँ को देखा था कि वो कुछ ड्राइड नीम के लीव्स एक आयरन के ड्रम में डाल रही थी, जिसमें क्या गेहूं का ग्रेन था। मुझे आश्चर्य लगा कि ये किसके लिए हो रहा है, ऐसा पहले को क्वेश्चन लगा। तो वो क्यों था, तो वो उससे, वो जो इंसेक्ट्स है वो उसके स्मेल से उसके पास आते नहीं हैं। तो अभी देखते हैं, फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बीन्स। ये जो फार्मर्स है वो अपना जो ग्रेन्स होता है वो एक तो जूट बैग या मेटेलिक बीन्स में रख देते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रैनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। तो फार्मर क्या करते हैं, वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ क्या है ग्रेन के स्टोरेज के लिए, सिलोज एंड ग्रैनरीज। तो इससे क्या होता है, वो प्रोटेक्ट करता है ग्रेन्स को, किससे, पेस्ट्स लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। तो अभी आप ग्रैनरी का पिक्चर देख लो, इस तरह की ग्रैनरी स्टोरेज होती है। ऊपर में देखिए इस तरह की ग्रैनरी स्टोरेज होती है, और उस ग्रैनरी में सिलोज यानी गुनी बैग्स में इस तरह ग्रेन को रखा जाता है। तो अभी हम देखते हैं वो पहले के क्वेश्चन का आंसर। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। जो ड्राइड नीम लीव्स है उसे फूड ग्रेन्स के लिए, स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ grains in a big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. अगर हम कोई लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन्स बिग गोडाउन में और स्टोरेज करते हैं, तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक केमिकल्स और उसके लिए ट्रीटमेंट मतलब ज़रूरी है। किस किस किससे प्रोटेक्ट, उससे क्या होता है कि वो हमारा जो ग्रेन है वो प्रोटेक्ट होता है, किससे, पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अभी हम देखते हैं लास्ट पॉइंट 1.10 फूड फ्रॉम एनिमल्स। एक्टिविटी 1.3, मेक द टेबल फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। आप ये टेबल अपने नोटबुक में बना लो और उसे कंप्लीट कर लो। तो एक हम देखते हैं, इसे हमें क्या लिखना है, एक साइड में फूड लिखना है जो हमें एनिमल से मिलता है और उसका सोर्स लिखना है। तो पहला देखते हैं मिल्क। मिल्क हमें किससे मिलता है, काऊ, बफेलो, शी गोट एंड शी कैमल। After completing this table, you must have seen that like plants, animals also provide us with different kinds of food. अब इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद हमें यह समझ में आता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो लाइक प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स में
प्रोवाइड करते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। जो पीपल जो कोस्टल एरिया में रहते हैं वो सबसे ज़्यादा उनके डाइट में क्या रखते हैं? फिश। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा था कि हमने जो फूड प्लांट से ऑब्टेन किया है। वी हैव जस्ट सीन द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोविंग एक्सेट्रा। तो हमने अभी देखा है कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि हमें फूड प्लांट से भी मिलता है। और अभी हमने देखा है कि द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, हमने क्रॉप प्रोडक्शन की प्रोसेस देखी है और इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोविंग एक्सेट्रा। सिमिलरली एनिमल्स reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care। जो एनिमल्स होते हैं वो हमें जो हम घर में पालते हैं और फार्म्स में, उसे हमें प्रॉपर फूड, शेल्टर और केयर से प्रोवाइड करना होगा। व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल, अगर हम ये बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। तो अभी देखो पहली का क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, पहली क्या सोच रही है? फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। हाँ, तो ये क्या कह रही है? फिश हमारे हेल्थ के लिए गुड है। वी गेट कॉड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश। हमें कॉड लीवर ऑयल फिश से मिलता है और वो किस में रिच है? विटामिन डी में। तो चलिए इसी तरह हमारा लेसन ख़त्म होता है। तो दोस्तों हमने अभी लेसन सीखा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।